Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का 6th चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड अरिथमेटिक। और जो टॉपिक आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो बता दूँ ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। इसके बाद डायरेक्टली इस चैप्टर की एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। और ये टॉपिक चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, अगर आप इसके बाद कमाना शुरू करेंगे, इवन इफ आप नहीं भी कमाएंगे, तब भी आपको ये चीज़ ना गवर्नमेंट को हमेशा पे करनी पड़ेगी। सो इस टॉपिक को ना तसल्ली से समझ लेना, इसके जो पार्ट्स सब पार्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से जान लेना। और अगर फ्यूचर में चल के तुम्हें CA, CS, CMA करना है तो ये तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मानिए। सो हमारी बेसिक स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का क्या मतलब होता है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में है, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, ये कितने टाइप की होती है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो शुरू करें फिर। ओके, यहाँ आ जाइए। सो हम रहते हैं कहाँ पे? हम रहते हैं इस नेशन में जिसका नाम है ये आगे ऐसे कैसे है, यूं ऐसे ऐसे कहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही है ना। ओके, सो हम इस नेशन में रहते हैं, हमारा थोड़ा सा खराब हो गया है, देख लेना। ओके, जिसका नाम है व्हाट? इंडिया। हम इंडिया के क्या हैं? हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। अब इंडिया को रन कौन करता है? मतलब इतने बड़े देश को जिसकी जनसंख्या वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है, जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर चाइना, और उनको भी हम बीट कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो उस नेशन को चलाता कौन है? कौन चलाता है बताइए? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। It can be central government, it can be state government, but चलाता तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही है ना। अब गवर्नमेंट हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज देती है उसके बारे में बात करते हैं। जिन रोड्स पे हम चलते हैं या फिर हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं, जिन हाईवेज पे हम स्पीड में बिल्कुल एकदम से निकलते हैं अपनी गाड़ियों के साथ शूशा करते हुए, वो रोड्स, वो हाईवेज कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। जिन डैम्स पे हम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, उन्हें कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। डैम्स के ऊपर जाते हो ना पिकनिक मनाने के लिए, लाइक भोपाल में ना देयर इज दिस डैम कॉल्ड केडी, कलियासोत डैम, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, ठीक है। और जितने यंगस्टर्स होते हैं ना वो वहीं पे पाए जाते हैं। मतलब भोपाल में ना कुछ हब बने हुए हैं जहाँ पे यंगस्टर्स मिलते ही मिलते हैं। तो जब वी वर इन स्कूल, मी एंड माई बेस्टी, हम भी केडी बहुत ज़्यादा जाया करते थे। वह मतलब रिचुअल होता है बच्चों का वहाँ पे जाना, कि वहाँ पे तो आपको जाना ही है, वहाँ पे जाके आपको टाइम वेस्ट करना ही है, ऐसे मानिए। तो वो डैम्स किसने बनाए हैं? इतनी शान और शौकत वाले किसने बनाए हैं? हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहां पे आप अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं, चाहे उनकी हालत ऐसी खस्ता होती है कि फ्री में आप इलाज कराने के बारे में भी सोचते हैं कि कराएं कि नहीं कराएं, बट स्टिल है तो सही ना। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहाँ से आए? हमारी गवर्नमेंट ने बनवाए। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स की वैल्यू हो ना हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत वैल्यू होती है। मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ, लाइक मेरा BCom गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है, तो मुझे पता है कि कितना अच्छा लगता है जब आपके सारे दोस्त जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो 50-50 हज़ार रुपये फीस भर रहे हैं और आपकी फीस सिर्फ 1500 है। मज़ा ही आ जाता है, मतलब स्वाद ही आ जाता है। तो यस, मेरा कॉलेज में मुझे ऐसा लगता है मैंने 10,000 रुपये में पूरा अपना 3 साल का जो BCom का वो होता है ना, पूरा कर लिया था, सिर्फ 10,000 रुपये में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ। सो गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत वैल्यू होती है। और दोनों ही बनाने वाला कौन है? हमारा गवर्नमेंट है। नाम के आगे ही लगा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट नहीं बनाया होगा, राइट।
सो ये स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, डैम्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्टेशन वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह, ये जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, या फिर मेंटेनेंस जो होती है उनकी, या फिर जो ये मूर्तियां बना रहे हैं आजकल, स्टैच्यू, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू हमारे यहाँ पे होगा, इंडिया का सबसे, मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू हमारे यहाँ होगा, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। सो एक आइडिया लीजिए कि वी इंडियंस, वी लाइक हम सिटीजन्स, हम इंडिया में रहते हैं और हमारी इंडिया को चलाती है गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल या स्टेट, और ये सारा का सारा चीज़ों का डेवलपमेंट किसके सर होता है? गवर्नमेंट के सर होता है। अब मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट के पास क्या कोई पैसे वाला पेड़ है? गवर्नमेंट के पास क्या कोई पैसे वाला पेड़ है जिससे पैसे गिरते रहते हैं? जिससे पैसे गिरते रहते हैं? मैंने डॉलर साइन बना दिया वैसे गलती से, रुपीस बना लो चलो तुम। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई खजाना है पिछला गड़ा हुआ जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है ये सारी चीजें बनाने के लिए? या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पेड़ है जिससे ये सारी चीज़ें पैसे उसके पास आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें बन जाती हैं? ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? मैम ये क्या ही बोल रहे हो यार, कोई लॉजिकल बात तो करो। नो, गवर्नमेंट के पास ना कोई ऐसा पेड़ है, ना ही गवर्नमेंट के पास पुराना दबा हुआ कोई खजाना है जिससे ये सारी हमारी नीड्स पूरी हो पाती हैं। तो फिर एग्जैक्टली गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहाँ से? मतलब ऑब्वियसली जो ये सारी चीज़ें बन रही हैं, रोड्स, डैम्स, ये फ्री में तो बन नहीं रही। या फिर गवर्नमेंट के पास वो शाकला का बुम बुम वाली पेंसिल तो है नहीं कि वो यू करती है, यू ड्रॉ करती है और वो ब्रिज खड़ा हो जाता है, नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के पास पैसे आते होंगे ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, मानते हो कि नहीं? तो ये पैसे किससे आते हैं? सोच के देखो। ये पैसे जो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं ये सारी चीजें बनाने के लिए, ये गवर्नमेंट के पास किससे आते हैं? इंडिया में कौन रहता है? इंडियंस। चलो कुछ फॉरेनर्स भी आ जाते हैं कभी कभी रहने के लिए। ये सारी रोड्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, ये इस्तेमाल कौन करता है? बाहर से आते हैं फॉरेनर्स के, चलो इंडिया की रोड्स देखते हैं कैसी चलती है। ऑब्वियसली नहीं, इंडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया के ये जितने भी तामझाम हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है? हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, क्या हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती उस चीज़ के टूवर्ड्स? बनती है कि नहीं बनती है? हमने इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करी, वी इंडियंस यूज सो मेनी थिंग्स, वी आर स्टिल यूजिंग इट। इन रोड्स पे हम चल रहे हैं, हमारी गाड़ियां घुमा रहे हैं। तो क्या ऐसे सिनेरियो में आप मुझे बताइए, हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्या हमारे पास? मतलब कोई ऐसी हमारी ऑब्लिगेशन नहीं बनती है क्या? ऑब्वियसली बनती है। तो ये जो पैसे है ना, ये इंडियंस देते हैं गवर्नमेंट को। किस रूप में? बहुत सारे रूपों में, जिसमें से एक रूप है हमारा आज का टॉपिक। ये जो गवर्नमेंट पैसे ले रही है, ये जो गवर्नमेंट डैम्स वैम्स बना रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि हम इंडियंस ही इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई जा रही हैं, तो पैसा भी हमारी जेब से ही निकाला जा रहा है, अलग अलग वे से। कभी फीस के रूप में, कभी हमने कुछ गलती कर दी तो पेनल्टी के रूप में, तो कभी हमारे टैक्सेस के रूप में। सो इन शॉर्ट, टैक्सेस का मतलब क्या हुआ, या टैक्स का मतलब क्या हुआ? एक इंसान अपनी इनकम का, ये मान लीजिए उसकी इनकम है, एक इंसान अपनी इनकम का एक पार्ट जब गवर्नमेंट को देती है, सो दैट गवर्नमेंट डेवलपमेंट करा सके या देश को चला सके,
तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं टैक्स। जब हम इंडियंस पैसा कमाते हैं तो उसका एक पार्ट गवर्नमेंट हमसे ले लेती है, ये बोल के कि बेटा तुमने हमारी रोड इस्तेमाल की है, तुमने हमारे डैम्स इस्तेमाल किए हैं, तुम्हारे घर इलेक्ट्रिसिटी जो आ पा रही है वो इन डैम्स की वजह से आ पा रही है, तुम्हारे यहाँ जो पानी आ पा रहा है उसे स्वच्छ करके हम तुम्हारे यहाँ भेजते हैं, चाहे तुम घर में अलग से आरओ लगा लो, लेकिन हम तो ऐसे मान रहे हैं ना कि स्वच्छ पानी हम तुम्हारे घर पे भेज रहे हैं, नाले वाले पानी को बिल्कुल ब्लैक से वाइट करके ट्रांसपेरेंट करके तुम्हारे यहाँ पे भिजवा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं लगते क्या? चलो पैसे निकालो। तो गवर्नमेंट ऐसे हमसे हमारी इनकम का एक हिस्सा ले लेती है और इसे वो बोलती है टैक्स। जैसे पुराने महाराजा राजा के ज़माने में क्या हुआ करता था, जो राजा के जो एम्प्लॉयज़ होते थे ना वो हर जगह जा जाके हर एक बंदे से टैक्स वसूल किया करते थे, या समटाइम्स बंदों को आना पड़ता था उनके यहाँ पे टैक्स जमा करने के लिए। लाइक आई रिमेंबर अकबर के टाइम पे, जोधा अकबर वाली मूवी देखा है वैसे मैंने, ठीक है, तो अकबर के टाइम पे देयर यूज्ड टू बी अ टैक्स जो कि रिलीजन पे लगता था। लाइक अकबर वाज मुस्लिम, तो जितने भी हिंदू लोग थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था फॉर बीइंग हिंदूज। अब ऐसा कुछ नहीं है, और अकबर में ने भी हटा दिया था वो पर्टिकुलर टैक्स आफ्टर ही गॉट टू नो अबाउट इट कि ये क्या है। और जोधा बाई उनकी वाइफ जो थी वो हिंदू थी, तो वो थोड़ा और इंस्पायर्ड हो गए कि अरे मेरी वाइफ की कम्युनिटी वाले हैं, इनको कैसे मैं टैक्स लगा सकता हूँ। सो इस तरह से वो टैक्स हट गया था। बट टैक्सेस अलग अलग किस्म के लग सकते हैं। गवर्नमेंट कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, कोई भी पुराने टैक्स को हटा भी सकती है। लाइक जीएसटी के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा पुराना टैक्स नहीं है, ये तो आप लोगों के मतलब पढ़ते पढ़ते ही एग्जिस्टेंस में आया काइंड ऑफ, राइट। सो जीएसटी एक नया किस्म का टैक्स है जिसमें पुराने वाले सारे टैक्सेस को मतलब मिक्स करके इंसर्ट कर दिया उसमें, बट है तो नया टैक्स है नाम से देखा जाए तो। सो यहाँ पे हम इस वीडियो में टैक्सेस क्या होते हैं, क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ गई है। यहाँ से देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की कि इंडिया को चलाने वाली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये सारे काम तामझाम करती है। ये सारे तामझाम के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और गवर्नमेंट के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिस पे पैसे लगते हैं, और ना ही इसके पास कोई पुराना दबा हुआ खजाना है जिससे ये पैसे निकालता रहे। सो ऐसे में इसको पैसे कहाँ से मिल पाते हैं? इंडियन से मिल पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी बनाने वाला है उसे इस्तेमाल कौन करने वाला है? इंडियंस करने वाले हैं। सो इंडियंस पैसे दे देते हैं इनको, चाहे भारी मन के साथ ही क्यों नहीं देते, लेकिन दे देते हैं। जब टैक्सेस पे करने पड़ते कैसा लगता है ना, मतलब आप लोगों ने तो अभी तो फील नहीं किया होगा, वैसे कायदे से आप लोगों को भी फील कर लेना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप भी पे ही कर ही रहे हो। कुरकुरे का पैकेट खरीद के आते हो, वेफर्स का कोई पैकेट खरीद के आते हो, उसके अंदर भी टैक्सेस का अमाउंट लगा होता है। अगर टैक्सेस नहीं होते तो वही प्रोडक्ट आपका और थोड़ा सा कम दाम में मिलता आपको। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो यू गाइज आर ऑलरेडी पेइंग, बट जब डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है ना तब आती है आफत। जब आपकी सैलरी का एक पार्ट जा रहा होता है ना, आपको लगता है अरे यार रुक जा यार, प्लीज़ मत जा यार, ऐसी फील आती है। बट स्टिल अल्टीमेटली इट्स गोना डेवलप आवर ओन नेशन, ये हमारे ही इंडिया को आगे लेके जाएगा। वो अलग बात है कि सड़कें बनती हैं पहली बारिश में, वो खराब हो जाती हैं, तब बुरा भी बहुत लगता है कि हमारा पैसा आधा तो रोड बनाने में गया, आधा किसी की जेब में चला गया। बट स्टिल जो भी है इतना तो करना ही पड़ेगा, कांट हेल्प इट, राइट। सो इनकम का पार्ट गवर्नमेंट के पास जाता है फॉर मेंटेनेंस डेवलपमेंट पर्पस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टैक्स। आया इतना समझ? चलिए फिर चलते हैं हम हमारे थ्योरी पे। So it says, in this world nothing is certain but death and taxes. Wow! इस जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है एक्सेप्ट आपकी मृत्यु और आपके टैक्सेस। बहुत बढ़िया लाइन है ये, आप चिपका सकते हो अपने पेपर पे ना। What are taxes and who levies them? A tax from the Latin taxo, I estimate, is a financial charge or other levy imposed upon a taxpayer
an individual or legal entity by a state or functional equivalent of the state. state से यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट का मतलब ये नहीं है एमपी यूपी बिहार झारखंड, ये नहीं, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के बराबर जो भी एक पर्टिकुलर चीज आती है वो इंसान मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लगाती है टैक्स किसके ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, मतलब कंपनीज वगैरह को भी तो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। दैट फेलियर टू पे इज पनिशेबल बाय लॉ, और अगर आप टैक्सेस पे नहीं करते हैं तो ये टैक्स की चोरी मानी जाती है और आपको इसकी सज़ा भी हो सकती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली पकड़े जाते हैं तो उन्हें जेल हो जाती है। क्यों? बिकॉज टैक्स की चोरी करना इलीगल काम है। It can also be explained as a fee charged or levied by a government on a product, income or activity. इसको आप एक तरह की फीस भी बोल सकते हो जो कि गवर्नमेंट अप्लाई करता है, इम्पोज करता है किसी भी प्रोडक्ट या फिर इनकम या फिर एक्टिविटी पे, ठीक है। चलिए, The government needs money to operate and taxes are a way for it to get this money. गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है ऑपरेट करने के लिए और टैक्सेस एक तरीका होता है पैसा इकट्ठा करने का, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया। दिस मनी गोज टू फंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। इस पैसे से बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स फंड किए जाते हैं। लाइक गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को सब्सिडी वगैरह देती है। तो ये सब का पैसा भी कहाँ से आता है? अल्टीमेटली टैक्सेस से ही आता है, ठीक है। इट मे बी यूज टू फिक्स रोड्स एंड ब्रिजेस, इससे हम रोड्स और ब्रिजेस को फिक्स कर सकते हैं। इट मे बी यूज टू पे फॉर मिलिट्री के लिए भी पैसा यहीं से ही आता है। इट मे बी यूज टू हेल्प योर ओन एजुकेशन, हमारी खुद की एजुकेशन को हेल्प करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ तो मैंने कितनी सस्ती फ़ीस थी। वो सस्ती फ़ीस कैसे हो पाई? एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी करने पड़ता है ना, लेकिन वो एक्सपेंडिचर हमारी जेब से ना निकल के गवर्नमेंट की जेब से निकाले जाते हैं। स्टूडेंट्स ना बेयर करके उस चीज़ की बर्डन गवर्नमेंट बेयर करता है। वाई डू गवर्नमेंट लिवाई टैक्सेस? ना यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा? क्यों लेती है हमसे पैसे? ये तो मेरा भी क्वेश्चन है, क्यों लेती है भाई, सीरियसली। The governments levy taxes and collect taxes so as to later spend it for the social welfare in the form of public expenditure like laying roads, providing social service, paying government workers and providing other social amenities. और हमारे पॉलिटिशियंस की जेबें भरने के लिए, चलिए रोड्स बनाने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए, गवर्नमेंट वर्कर्स को पे करने के लिए या सोशल एमिनिटीज़ को फंड करने के लिए। Why and how much to learn about taxes? क्यों ज़रूरी है हमें टैक्सेस के बारे में पढ़ना और कितना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब कितना हद तक पढ़ना है हमें। द पर्पज़ ऑफ दिस लेसन इज़ नॉट टू मेक यू एन एक्सपर्ट ऑन टैक्सेशन। ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो उससे तो आप एक्सपर्ट वैसे भी नहीं बन रहे हो। एक्सपर्ट तो बेचारे वो CS करने वाले लोग भी जो होते हैं, मतलब मेरे जैसे, ठीक है, हम लोग भी नहीं बन पाते इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे 2-3 चीज़ें पढ़ने के बाद क्या ही वो आपको वो हो पाएगा। दिस इज टोटली अ डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, हाउएवर एज एन एंटरप्रेन्योर वन नीड्स टू नो सम बेसिक फंडामेंटल्स एंड व्हाट द ऑब्लिगेशंस आर। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, इसलिए दे आर टेलिंग यू कि भैया पढ़ लो थोड़ा सा। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अभी आप कमा नहीं रहे हो, बट फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स तो आप पे ही कर रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स तो आप पे कर ही रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मतलब वो वेफर वाला एग्जांपल दिया था ना, वेफर के अंदर टैक्सेस का अमाउंट छुपा होता है, बस वो वाला एग्जांपल ले लो, उसमें आप टैक्सेस तो पे कर रहे हो चाहे आप नहीं भी कुछ कमा रहे। तो ऐसे में हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी इनकम का एक हिस्सा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ। कभी भी कोई भी इंसान, मतलब कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। तुम बोलो मैंने आज तक जितने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उसमें मैंने आपको टैक्सेस पे किए हैं, जिसकी वजह से आप रोड्स बना पा रहे हो, जिसकी वजह से आप ये कर पा रहे हो, वो कर पा रहे हो। तो हर एक इंडिविजुअल जो इस नेशन में रह रहा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मदद कर चुका है ऐसे टैक्सेस पे करके, चाहे वो डायरेक्ट वे में करे चाहे वो इनडायरेक्ट वे में करे, ठीक है। ओके, सो यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन है, ये पढ़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए टैक्सेस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं, इन बिजनेस
one might be required to act as a collection agent for the government and collect taxes from employees, service providers, vendors, customers, clients, etc. अब इसका क्या मतलब है? देखिए, फॉर से ये मैं हूं, ठीक है, फॉर से ये कौन है? मैं हूं, यो पायल मैम, और मैं कहाँ जॉब कर रही हूं? मैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिस में जॉब कर रही हूं। ओके, तो मैग्नेट ब्रेन्स मुझे क्या देता है? मैग्नेट ब्रेन्स मुझे सैलरी देता है। अब ऐसे में ना यहाँ पे समझना, सी टैक्सेस ना, मतलब टैक्स ना बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़े बहुत बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन एक बार ये आपको समझ में आना शुरू हो जाए ना तो आप एंजॉय करते हो। लाइक इनिशियली व्हेन आई स्टार्टिंग टैक्सेशन, तो मैं बहुत डरती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था टैक्सेशन में। तो कैसा होता था, मेरी बत्ती गुल है बिल्कुल। और माई ब्रदर ही इज़ लाइक टैक्स पढ़ाने वाला एक फैकल्टी है, मतलब वो टीचर है टैक्स की। तो मुझे हमेशा बोलते थे तू फालतू डरती है, तू फालतू डरती है। अब जिनसे मैं पढ़ रही थी ना, थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये हो गया था कि उन्होंने भी मेरा टैक्सेस को लेके पूरा दिमाग वो कर दिया था। फिर एक बार मैंने अपने भाई से पढ़ा, और जिस वे में ही एक्सप्लेन्ड मी स्टफ ना, मुझे ऐसा लगा वाह यार, ये मतलब कॉन्सेप्ट कितनी इंटरेस्टिंग है, इसमें तो कितना कुछ है जानने के लिए। फिर आई बिकम क्यूरियस, और उसके बाद टैक्सेस मैंने ऐसे पढ़ा ना कि मेरे सीएस में टैक्स में एग्जेम्पशन आई थी। एग्जेम्पशन बोले तो 60 मार्क्स से ज़्यादा आना, प्रोफेशनल एग्जाम में 60 मार्क्स से ज़्यादा आना अच्छा कंसिडर किया जाता है, बड़ी बात कंसिडर की जाती है। एंड आई गॉट एग्जेम्पशन टैक्सेशन में जस्ट बिकॉज मैंने इसे ना रियल लाइफ से कनेक्ट करके और बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, ये सब्जेक्ट बहुत अमेजिंग लगेगा आपको, और आपको ना समझ में ऐसे आएगा। ये ना टिपिकल मैथ्स वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत बेसिक होती है, ये कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। तो कॉन्सेप्ट्स तो वैसे ही अपन अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। चलिए, तो सैलरी में से मतलब टैक्सेशन, अगर मान लीजिए मेरी सैलरी एक लेवल के बियॉन्ड है, तो ऑब्वियसली मुझे टैक्सेस पे करना पड़ेगा। अब टैक्स पे करने के दो तरीके हो सकते हैं, या गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि ये सैलरी का अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए और फिर मैं गवर्नमेंट को अपने हाथ से पे करूं, है ना। एक तरीका क्या हो सकता है कि ये सैलरी मैग्नेट ब्रेन्स ने मेरे अकाउंट में डाल दी है और फिर मैं उसमें से एक हिस्सा गवर्नमेंट को दे रही हूं। तो मेरे पास कोई चीज़ आ गई है, ऐसे मानिए मेरे पास मिठाई के एक पूरा डब्बा आ चुका है, उसमें से मैंने 4 पीस निकाल के गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास मिठाई का डब्बा आए ही पहले 4 पीस डिडक्ट करके, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स मेरी सैलरी में से टैक्सेशन का पार्ट पहले से ही डिडक्ट कर ले और मुझे बचा हुआ पार्ट दे दे। फॉर से 10 रुपए मेरी सैलरी बनती है, ठीक है, और 4 रुपए मेरा टैक्स है, तो मतलब डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 6 रुपए डाल दे इंस्टेड ऑफ 10 डालने के एक्सक्यूज मी। फिर उसमें से 4 मैं गवर्नमेंट को पे करूं। पहले वाले तरीके के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, 10 के 10 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, पूरे 10 रुपीस, और उसमें से फिर मैं 4 रुपए गवर्नमेंट को पे करूंगी। दूसरा तरीका क्या हुआ, टीडीएस वाला, इसमें मेरे अकाउंट में 10 रुपए ना आके डायरेक्टली 6 रुपए आएंगे और मेरे को गवर्नमेंट को फिर उसके बाद कुछ नहीं देना होगा, क्योंकि पहले से ही मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में उतनी ही आई है कि टैक्स उसमें से निकल चुका है। नाउ व्हाट इज दिस टीडीएस? टीडीएस भोपाल में एक बहुत बढ़िया सा क्लब भी है, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हियर। हम बात कर रहे हैं टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से आपको इनकम आ रही है वहीं पे ही आपका टैक्स पहले से क्या कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे सैलरी पूरी ना देके मेरे अकाउंट में सैलरी कितनी आएगी, सिर्फ उतनी आएगी जितनी टैक्सेस काट के मिल रही होगी। तो जैसे मैं मिठाई के डब्बे के बारे में बात कर रही थी, तो पहले वाले तरीके के अकॉर्डिंग पूरा मिठाई का डब्बा मेरे पास आया, उसमें से 4 पीस मुझे निकाल के गवर्नमेंट को देने पड़े। पर अपने हाथ में कोई चीज आ जाए और उसके बाद उसमें से किसी को देना हो, कितना बुरा लगता है यार, कितना बुरा लगता है। ऑन द अदर साइड,
आपके हाथ में आया ही डब्बा 4 पीस कम से, मतलब आपके हाथ में फर्स्ट से 8 पीसेस आए जबकि 12 आने चाहिए थे, 4 पीसेस ऑलरेडी उन्होंने काट लिए। बट नाउ दिस 8 में आप संतुष्ट रहोगे क्योंकि आपको लगेगा चलो मेरे को अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ रहा। मतलब जब आपकी जेब में कोई चीज़ चली जाए ना, उसको निकाल के किसी और को देना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये टीडीएस वाली कॉन्सेप्ट तभी निकाली गई थी कि भाई ठीक है, तुम रो मत, हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे कि तुम्हारी जेब से पहले पैसे, हम तुम्हारी जेब में डालेंगे उतने पैसे की निकालने की उम्मीद ही छूट जाए। सो इसको क्या बोलते हैं? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, अब ये दोनों चीजें समझ में आई कि एक तरीका ये हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पूरी सैलरी आ गई है, फिर मैं गवर्नमेंट को अपने अकाउंट से पे कर रही हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टीडीएस मतलब पहले से ही मेरे अकाउंट में कट के सैलरी मतलब टैक्सेस का पार्ट, बचा हुआ पार्ट आया है। दो तरीके से पे कर सकते हैं। सैलरी पे यूजुअली टीडीएस वाला सिस्टम चलता है। तो अब जब मैग्नेट ब्रेन्स मुझे पेमेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो वो मेरा टीडीएस काट के ही मुझे देगा। फर्स्ट से ये मुझे डायरेक्टली 6 रुपये पेमेंट देंगे, 4 रुपये इन्होंने मेरे टैक्सेस के अपने पास रख लिए। पर क्या मैग्नेट ब्रेन्स के बनते हैं वो पैसे? आंसर इज नो। वो पैसे किसके बनते हैं? वो बनते हैं गवर्नमेंट के पैसे। ये टैक्सेस का अमाउंट है ना, टीडीएस इज टैक्सेस का पार्ट। तो ऐसे में ये 4 रुपये जो मैग्नेट ब्रेन्स ने मेरी सैलरी में से काटे हैं, ये इसको गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स क्या बना हुआ है? एक कलेक्टिंग ऑफिसर बना हुआ है, एक कलेक्टिंग एजेंट बना हुआ है। क्या समझे? जो सैलरी, जो टैक्सेस मेरी सैलरी में से कटने चाहिए थे वो मेरी सैलरी से ही कटे हैं, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स ने क्योंकि वो टैक्सेस अपने पास रखे हैं तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे गवर्नमेंट को सबमिट करने की। तो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स क्या हुआ है? एक कलेक्शन एजेंट बना हुआ है कि ये टीडीएस कलेक्ट कर रहा है और फिर ये सबमिट करेगा उसे गवर्नमेंट को। ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर वाले केस में हो जाता है, ऐसे ही क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वाले उसमें हो जाता है। तो टीडीएस कटता है जब भी, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस काटती है उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को वो पे करे। सो मैं हूँ, मेरी सैलरी आई, मैग्नेट ब्रेन्स ने भेजी, टैक्सेस काटने के बाद मतलब टीडीएस काटने के बाद, तो मेरे को तो अब कोई टैक्स नहीं पे करना क्योंकि मेरी सैलरी से ऑलरेडी टैक्सेस का अमाउंट निकाल चुका है मैग्नेट ब्रेन्स। और मैग्नेट ब्रेन्स को अब ये जो अमाउंट उन्होंने मेरी सैलरी में से निकाला है टीडीएस के रूप में, वो सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आया समझ? आई होप समझ में आया है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया एक बार बैक करके दोबारा से देख लो। सो टीडीएस इज व्हाट? टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। तो ये बोलते हैं इन बिजनेस कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कलेक्शन एजेंट की तरह एक्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए और कलेक्ट करने पड़ते हैं टैक्सेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के टीडीएस के फॉर्मेट में, सर्विस प्रोवाइडर्स से, वेंडर्स के, कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के, एक्सेट्रा। सेकेंड में ये बोलते हैं as a businessman or women, one might have to pay taxes on purchases, sales and services like sales tax or VAT, service tax, excise or etc. If one is importing raw material, then customs duty and the related item need to be paid and included in the cost of goods sold. Okay. Now what they are saying is कि मान लीजिए आप हैं, ये आप रहते हैं इंडिया में और इंडिया में करते हैं आप प्रोडक्शन। इंडिया में आप क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। पर आप सामान मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं यूएसए से। तो यूएसए से जब इंडिया में रॉ मटेरियल्स आएंगे तो क्या उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे? ऑब्वियसली लगेंगे। किसके नाम से? कस्टम ड्यूटी के नाम से। ये शायद मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है। ये भी एक टैक्सेशन ही होता है, बस इसका नाम ड्यूटी रख दिया गया है, कस्टम ड्यूटी रख दिया गया है। तो जब इंडिया यूएसए से रॉ मटेरियल इंडिया में आएंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या, कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अब कंपनी ने कस्टम ड्यूटी पे किया है तो देखो, एक तो रॉ मटेरियल आए 50 रुपये के,
उसके बाद 10 रुपए लग गई कस्टम ड्यूटी। अब इंडिया में जब उसका प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये दोनों अमाउंट लिखे जाएंगे, 50 रुपए रॉ मटेरियल का प्लस 10 रुपए कस्टम ड्यूटी का, क्योंकि ये भी तो आपने पे किया है ना। काइंड ऑफ आप ऐसे बोल सकते हो रॉ मटेरियल तुम्हें कितने के पड़े, 60 रुपए के पड़े, क्योंकि 50 रुपए के रॉ मटेरियल थे, 10 रुपए तुम्हें उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा, तो 60 रुपए तुम्हें टोटल कितना पे करना पड़ा, मतलब पे करना पड़ा रॉ मटेरियल्स के लिए। तो ये तुम्हारे किस में ऐड हो जाएंगे, कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली तुम्हें वसूल करनी है अपने प्रोडक्ट से, लोगों से, क्लाइंट से, कस्टमर से। ठीक है, सो बेसिकली इंडिया में आप प्रोडक्शन कर रहे थे, इंडिया से आप सामान मंगवा रहे थे यूएसए से रॉ मटेरियल्स के रूप में। ठीक है, जब आप रॉ मटेरियल्स इंडिया में मंगवा रहे थे तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा। 50 रुपए के रॉ मटेरियल थे, 10 रुपए कस्टम ड्यूटी आपने पे किया। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो 10 रुपए आपने पे किया, तो टोटल आपको रॉ मटेरियल कितने के पड़े, 50 रुपए तो रॉ मटेरियल की एक्चुअली कीमत थी और 10 रुपए ऊपर से कस्टम ड्यूटी लगे, तो 60 रुपए आपके रॉ मटेरियल के पड़े। तो 60 रुपए आप कॉस्ट में ऐड करोगे, ठीक है, और तभी आपका निकल पाएगा एक्चुअल कॉस्ट, और फिर आप उसके बेसिस पे प्राइस तय करोगे अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, आया इतना समझ? चलिए, सो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कभी कभी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कस्टम ड्यूटी क्या है, टैक्सेशन क्या है। For an export house, the duty paid on any imported material may be eligible for duty drawback. In this case, one does not include the custom duty in the cost of goods sold. वैसे ये थोड़े बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, आपको अच्छे से अभी समझ में नहीं आएगा, बट एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक्सपोर्ट हाउस के लिए इम्पोर्टेड, जब वो इम्पोर्ट करते हैं मटीरियल, तो ड्यूटी ड्रॉबैक की स्कीम चलती है, तो उसके चलते हुए यू डोंट हैव टू पे, या रिफंड मिल जाता है आपको, तो उसके लिए बोल रहे हैं ये, तब ड्यूटी का पैसा आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड नहीं होता है। The details, quantum, exemption, exceptions, etc. of the taxes levied by the government are too many and they keep changing every year based on the government budget. So as an entrepreneur, one should take an expert guidance on these matters. ये बोलते हैं कि taxation के जो चीज़ें हैं ना, वो आए दिन बदलती हैं। मतलब तुम ऐसे समझो, हर साल बजट के साथ टैक्सेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए। मतलब थोड़ा बेसिक आप सीख लो, लेकिन आपको इसको अच्छे से वो करने के लिए एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, वन शुड टेक एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन दीज मैटर्स. वन शुड हाउएवर बी क्लियर इन माइंड एज टू विच टैक्सेस one is collecting on behalf of government, which ones form part of the cost and which ones come out of the profit. सो आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि कौन से टैक्सेस आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हो, कौन से आपके कॉस्ट के पार्ट बनेंगे, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, और कौन से आपके प्रॉफिट में विच कम्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के पार्ट में से निकले। ओके, सो टैक्सेस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्यों कलेक्ट किया जाता है, टैक्सेस होते क्या है, बेसिक एंटरप्रेन्योर को क्यों टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, सारा हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मतलब कितने तरह के टैक्सेस होते हैं और किसका क्या मतलब होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको अच्छे से तसल्ली से समझते हैं हम। देखिए, दे से there are fundamentally two types of taxes, one is direct tax, another one is indirect tax. अब इन दोनों का क्या मतलब है, चलिए बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को। ओके, सो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। नहीं, चलो पहले डायरेक्ट को समझते हैं, तो इनडायरेक्ट समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। ओके, सो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर फॉर से इस इंसान का नाम है, क्या नाम दे हम इसे, अंगद। ओके, सो हमने इसका नाम दिया है अंगद। सो अंगद बेसिकली एक इंसान है जिसकी इनकम है 15 लाख रुपए पर एनम,
मतलब इसका पैकेज 15 लाख का है, ठीक है। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोलती है इतना पैसा तुम कमा रहे हो, थोड़ा तो गवर्नमेंट को दोगे तुम। सो अंगद की इनकम है 15 लाख रुपए। गवर्नमेंट बोलती है कि जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है एक पूरे साल में, मतलब जो एक साल में 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ऑब्लिगेशन बनती है, लीगल कमिटमेंट बनती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2.5 लाख से अगर आप कम कमा रहे हो तो हम समझ रहे हैं तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खुद की बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसे नहीं है, तो तुम हमें बीइंग गवर्नमेंट क्या पैसे दोगे। तो छोड़ो, हम तुम्हें माफ करते हैं। हम पकड़ते हैं बड़ी मछलियों को, जैसे तालाब में होता है ना कि मगरमच्छ आता है तो वो छोटी छोटी मछलियों को नहीं पकड़ता, वो बड़ी मछली को पकड़ता है। तो ऐसे ही तालाब में जो, मतलब तालाब बोले तो इंडिया, मगरमच्छ बोले तो गवर्नमेंट, और छोटी मछली बोले तो वो लोग जो कि 2.5 लाख से कम कमाते हैं, और बड़ी मछली बोले तो जो 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं। जितना ज्यादा आप कमाएंगे गवर्नमेंट उतना आपको बोलेगा चलो और दो और दो और दो। सो गवर्नमेंट बोलती है 2.5 लाख से नीचे तुम कमा रहे हो, हमने तुम्हें माफ किया, तुम अपनी ये 2.5 लाख में जरूरतें पूरी कर लो। लेकिन अगर तुम 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। अभी पैसा कैसे रहता है कि 2.5 लाख वाले, मतलब अब तो वैसे 2.5 से 5 लाख तक कोई ज़्यादा पेमेंट रहती नहीं है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनरी फिगर्स ले लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए वाले 5% पे करेंगे, 5 लाख से अबव वाले 10% पे करेंगे, 10 लाख वाले 15% पे करेंगे, 20 लाख वाले 20% पे करेंगे, 25 लाख वाले 30% पे करेंगे। तो ऐसे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ता रहेगा। तो जितना ज़्यादा तुम कमा रहे हो उतना ज़्यादा तुम पे करोगे टैक्स, किसको? गवर्नमेंट को। तो अब जो ये इंसान है अंगद, ये 15 लाख रुपए कमा रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो लाओ 15% के अकॉर्डिंग हमें टैक्स दो, ठीक है, 15% के अकॉर्डिंग लाओ हमें टैक्स दो। तो आपकी इनकम के बेसिस पे जितना आप कमा रहे थे उसके बेसिस पे डायरेक्टली इन्होंने आपसे पैसे मांग लिए टैक्स के रूप में। तो आपको इनकम में से एक पार्ट निकाल के इन्हें देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे? ये इंसान है अंगद, हम डायरेक्ट टैक्स समझ रहे हैं। अंगद की इनकम है 15 लाख रुपए, गवर्नमेंट बोलता है 2.5 लाख रुपए से नीचे तुम कमा रहे हो पूरे साल का तो तुम्हें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर कमा रहे हो तो तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत है। और जितना 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 ऊपर तुम कमाते जाओगे उतना 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 तुम्हारा टैक्स इंक्रीज होता रहेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी इनकम के। जितनी बड़ी इनकम उतना बड़ा टैक्स, जितनी छोटी इनकम उतना छोटा टैक्स। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे आपकी इनकम पे डायरेक्टली जो टैक्स आपसे पे करवाने के बारे में बात होती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लाइक आप जितना कमा रहे हो उसमें से एक पार्ट निकाल के गवर्नमेंट को दे रहे हो, दैट्स इट। ये हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है और ज़्यादा रेवेन्यू भी गवर्नमेंट इसी से अर्न करती है। इनडायरेक्ट टैक्स से उतना नहीं अर्न कर पाती जितना डायरेक्ट टैक्सेशन से अर्न करती है। और ज़्यादातर लोग चोरी चकारी भी डायरेक्ट टैक्स में ही करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में ही वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि भैया इसमें बचा ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, कर ले, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में अंगद इनकम 15 लाख पर एनम कमा रहा था, पर ईयर कमा रहा था, उसका पैकेज 15 लाख का था, तो 15% के अकॉर्डिंग उसे टैक्स वो करवा दिया, ठीक है। और ऐसे स्लॉट सिस्टम चलता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है? अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताना भूल गई। डायरेक्ट टैक्स हर किसी पे नहीं लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 लाख से नीचे जो कमा रहे हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा डायरेक्ट वाला। 5% का 5 लाख से ज़्यादा जो कमा रहे हैं उन पे 1% के अकॉर्डिंग लगेगा, वो भी कई बार कुछ ताम झाम करके वो बचा सकते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स हर इंसान पे नहीं लगता, स्पेशली जो 2.5 लाख से नीचे
कमा रहा है या जो कुछ भी नहीं कमा रहा। जैसे तुम अपनी बात करो, यू पीपल आर स्टूडेंट्स राइट, यू पीपल आर नॉट अर्निंग एनीथिंग राइट, तो आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा है। और अगर आपके पेरेंट्स 2.5 लाख से नीचे कमा रहे हैं देन अगेन आपका टैक्स नहीं लग रहा। सो डायरेक्ट टैक्स की ऑब्लिगेशन हर किसी को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन when it comes to indirect tax, ये सबको पे करना पड़ता है। कोई कितना गरीब है, कोई कितना अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, आप सबको ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर से मैं बोलती हूँ कि मैंने खरीदे कुरकुरे के वेफर्स, ठीक है, तुरतुरे कुरकुरे के वेफर्स, मैंने खरीदे कुरकुरे के वेफर्स, ओके। अब हुआ ये कि ये वेफर्स का जो पीछे अगर तुम पलट के देखोगे, तुम खुद भी एक्सपेरिमेंट करना, घर पे कोई बिस्किट पड़ा हो या कोई नमकीन पड़ी हो, वेफर्स पड़े हो, उनको पलट के देखना, वहाँ पे लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। जहाँ पे प्राइस मेंशन होगा ना 15 रुपये 10 रुपये, वहाँ लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। कहने का मतलब ये है कि इस 15 रुपये में हमने हमारे टैक्सेस के पैसे भी जोड़ लिए हैं। तो ये कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर नहीं लगता है। अब तुम ये इमेजिन करो, किसी गरीब इंसान ने कुरकुरे का पैकेट खरीदा है, तो क्या वो टैक्सेस पे नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज वो गरीब है? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है, क्योंकि ये आपके प्राइस में ही मैक्सिमम, मतलब ऐसे सिनेरियो में, इस एग्जांपल में प्राइस में ही एडेड है, ठीक है। वैसे और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और उनकी अलग ट्रीटमेंट होती है, पर अभी बेसिक वो जो समझ रहे हैं वो ये समझ लो, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपके डायरेक्ट इनकम पे लगे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो कि इनडायरेक्ट वे से लगे, डायरेक्ट वाला ना हो। जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इन शॉर्ट याद कर लो। और डायरेक्ट टैक्स हर किसी को पे नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ वही लोग पे करते हैं जो एक सर्टेन इनकम से ज्यादा इनकम जनरेट, सर्टेन अमाउंट से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। Whereas इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी को पे करना पड़ता है, नो मैटर व्हाट योर फाइनेंशियल स्टेटस इज, ठीक है। तो कुरकुरे के पैकेट जो भी इंसान खरीदेगा, वेदर ही इज अमीर वेदर ही इज गरीब, ही विल हैव टू पे दिस टैक्स। और ये इनडायरेक्टली लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स का नाम कैसे पड़ा कि आपकी इनकम पे डायरेक्टली कैलकुलेट होते हैं और उसके ऊपर, उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम के ऊपर नहीं, बल्कि अलग से जो वो किए जाते हैं, लिवाई किए जाते हैं। सो नाउ दे आर सेइंग डायरेक्ट टैक्स में, a direct tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government। ये डायरेक्टली टैक्सपेयर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मैं इनकम अर्न करके आई हूँ तो मेरे ऊपर लगाया जाएगा और मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा, ठीक है। By the persons legal or natural or whom it is imposed, a direct tax is one that cannot be shifted by the taxpayer to someone else। डायरेक्ट टैक्स की जो वो होती है ऑब्लिगेशन, वो हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इफ़ आई एम अर्निंग 15 लाख पर एनम पर ईयर, तो ऐसे में मैं अपने टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टैक्स की ऑब्लिगेशन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती कि मेरे बिहाफ में मेरा वो दोस्त पे कर देगा। अगर ऐसा होता तो मैं पहली फुर्सत में करती, और मैं तो मैग्नेट ब्रेन्स को बोल देती, मैग्नेट ब्रेन्स आप पे कर दो मेरे बिहाफ। बट ऐसा नहीं होता, इसमें आपको अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। डायरेक्ट टैक्सेस आर लिवाइड डायरेक्टली और इनकम, कैपिटल वैल्यू, वेल्थ, कॉर्पोरेट असेट्स। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपकी इनकम पे, कैपिटल वैल्यू पे, वेल्थ पे, कॉर्पोरेट असेट्स पे लगाए जाते हैं। The following are some direct taxes। इनकम टैक्स, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है ना अभी, वो इनकम टैक्स का दिया है। द अमाउंट ऑफ इनकम यू आर अर्निंग, उसके ऊपर जो डायरेक्टली तुमने टैक्स पे किया वो डायरेक्ट टैक्स कहलाया गया, प्लस वो इनकम टैक्स वाली वेराइटी थी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट टैक्स में तुम्हें इनकम टैक्स का एग्जाम्पल दिया था, ओके।
सो इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम, ये आपका एनुअल टैक्स होता है, हर साल आपको पे करना पड़ता है। तभी हमने 15 लाख पर ईयर की जो वो थी ना उसके बेसिस पे किया, मंथ वाइज तो नहीं किया कि मंथ में मैं इतनी सैलरी विड्रॉ करती तो मेरा इतना टैक्स बनेगा, नहीं, पूरे साल में तुमने कंप्लीट कितनी सैलरी विड्रॉ की है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। रेट्स एंड अदर डिटेल्स वेरी बेस्ड ऑन वेदर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। अगर आप कंपनी है तो आप पे 30% का टैक्स लगेगा, इंडिविजुअल हो तो वो स्लॉट वाला सिस्टम मतलब स्लैब वाला सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल मतलब हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अमाउंट क्या होता है वैरी करता है, ठीक है। दिस इज द चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड कैनॉट बी इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट। ये एक चार्ज है आपके प्रॉफिट पे, तो इसका जो ये इनकम टैक्स जो आप पे करते हो उसको आप अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आप टैक्सेस पे करो तो टैक्सेस का अमाउंट तुमने कॉस्ट में लगा दिया, नहीं, ये यू कांट डू। This is why we have income before tax and income after tax terms in the income tax, income statement. आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी अभी प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाई थी या उससे ज़्यादा प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक वो लिया था, तो वो यही चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए फिर है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स नाम से ही समझ में आ रहा है जो कंपनीज के ऊपर लगता है। सो इट सेज कॉर्पोरेशन टैक्स इज द टैक्स लिवाइड ऑन इनकम प्रॉफिट ऑफ द डोमेस्टिक और कंपनी और फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे या डोमेस्टिक कंपनी पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स इज अ लोकल टैक्स ऑन बिल्डिंग। इसके बारे में अपने मम्मी पापा से पूछना, वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते होंगे। ये आपके हाउस या फिर बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है, यूजुअली म्यूनिसिपल वालों को आपको सबमिट करके आना पड़ता है, कई बार आप भूल जाते हैं तो वो अगले अगले साल का कंबाइन करके आपके घर पे पर्चे भिजवाना शुरू कर देते हैं। अलॉन्ग विद द बिलोंगिंग लैंड एंड इम्पोज्ड ऑन ऑनर्स, जो भी मालिक होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। तो एक हो गया इनकम टैक्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दे दिया था डायरेक्ट टैक्स समझाते हुए। फिर हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब जो कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। फिर हो गया प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब प्रॉपर्टी होल्ड करने पे आपको लगाया जाएगा। एंड देन आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। Indirect tax में they say if the tax is levied on the price of a good or service then it is called an indirect tax। जैसे कि मैंने आपको कुरकुरे के पैकेट का एग्जांपल दिया, वो एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के ऊपर मतलब उसके प्राइस के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो क्या कहलाया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाया जाएगा। लाइक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ये सारे पुराने नाम हैं, आज की डेट में नहीं चलते हैं। आज की डेट में इन सबको रिप्लेस कर दिया किसने, GST ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने, ठीक है। An indirect tax is a tax collected by an intermediary such as a retail store from the person who bears the ultimate economic burden of the tax। अब देखिए, आप कुरकुरे का पैकेट किससे खरीद के आते हैं, आपके बगल में जो ग्रॉसरी शॉप होती है उससे, राइट। तो वहाँ पे वो जो बंदा बैठता है उस ग्रॉसरी शॉप का ऑनर, वो आपसे उस कुरकुरे के पैकेट में जो टैक्सेस का अमाउंट इंक्लूडेड है वो लेता है और फिर वो सबमिट करता है किसको, गवर्नमेंट को। सो बेसिकली कलेक्ट किया जाता है किसी मिडलमैन द्वारा और अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आती है, कस्टमर के ऊपर आती है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। इनडायरेक्ट टैक्स को किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। लाइक मैंने आगे वो किसी और को बेच दिया कुरकुरे का पैकेट, तो मैंने अपनी बर्डन किसी और के सर पे डाल दी क्योंकि मैंने उससे पूरे पैसे ले लिए। सो इस तरह से वर्क करता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी इंक्लूडेड एज अ कॉस्ट एलिमेंट इन कंप्यूटेशन। और हाँ, साथ में एक अनदर वे भी है इसको डील करने का, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कुरकुरे का पैकेट बना रहा है, तो अब टैक्सेशन तो वो पैकेट पे लगने वाली है। तो इसमें मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसके अमाउंट को इंक्लूड कर देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ जाएगी, कस्टमर के ऊपर आ जाएगी। क्या हम ये काम डायरेक्ट टैक्स में कर पा रहे थे, नहीं, वो आपके डायरेक्ट इनकम पे लग रहा था, तो वो आप उसको किसी और से मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड भी नहीं कर पा रहे थे और किसी और के ऊपर शिफ्ट भी नहीं कर पा रहे थे, वेयरएज यहाँ पे आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। Some important indirect taxes imposed in India are as follows: custom duty, the central excise duty service, sales tax और VAT value added tax। ये सारे अब पुराने नाम हो गए हैं, इन सबको रिप्लेस कर दिया GST ने। So you can simply write GST and that's it, बस इतना ही था।
ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा टैक्सेस क्या होते हैं, इनका रेलेवेंस क्या है, क्यों टैक्सेस लगाए जाते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी लाइन पढ़ी हमने जो कि आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों लगाती है, किस तरीके से लगाती है, एंटरप्रेन्योर्स को टैक्सेस के बारे में क्यों पता होना चाहिए, किस किस तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं। एंड ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आएगा हमारा एक्सरसाइज वाला वीडियो और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 6th चैप्टर तक हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सबकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। 7th चैप्टर रहता है बस, अभी 7th भी हो जाएगा इसके बाद फटफट, और उसके बाद हम 12th एंटरप्रेन्योरशिप पे चलेंगे। सो जल्दी से मतलब ये सारी वीडियोस निपटा दो, जल्दी से अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से कर लो और बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेके आओ 11th क्लास में, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में। चलो इसी के साथ मैं आपको बता दूं दैट अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे अपना डाउट लिखना है और भेज देना है मैग्नेट ब्रेन्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के या सारे चैप्टर्स के, तो वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, जहाँ पे लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है या नेक्स्ट वीडियो देखनी है, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक और चीज़ बता दूं कि हमारी वीडियोस आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं यूट्यूब पे आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कैसे ऑपरेट करते हैं। दूसरा, आप वेबसाइट पे देख सकते हो। वेबसाइट कैसे वर्क करती है कि आप जाते हो गूगल पे आप टाइप करते हो magnetbrains.com और आपको वेबसाइट खुली हुई दिख जाएगी। इसमें आपको जो भी चीज़ देखनी है सारी सामने आ जाएंगी, क्लिक 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 करते करते आप डायरेक्ट वीडियो तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की। कहाँ से? एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे magnetbrains.com टाइप करें एंड ऐप दिख जाएगी, डाउनलोड करो बस बढ़िया तरीके से और देखना शुरू कर दो। यूट्यूब से ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बेसिकली आप खोलते हो तो 10-12 चीज़ें तुम्हें इधर उधर की भी दिख जाती है, फालतू तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एप्लीकेशन पे डायरेक्टली तुम्हें हम दिखाई देंगे, पढ़ाई सूझेगी और फिर तुम फटाफट निपटाओगे सारे वीडियोज़ को। मैं बता दूँ दैट मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। नया फीचर ऐड हुआ है दैट इज बुक्स एंड ई बुक्स। नाउ वी पीपल आर प्रोवाइडिंग यू बुक्स एंड ई बुक्स, मतलब प्रॉपर बुक्स आपको दी जा रही हैं जिसमें हर एक चीज़ डिटेल्ड वे में होगी, डिटेल्ड वे में, मतलब आप अच्छे से उससे पढ़ सकते हो। रेफरेंस बुक और आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी आपकी। साथ ही साथ आपको ये बता दूं दैट हमारे और भी कोर्सेज हैं लाइक CBSE, NCSE, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JAB। सो ये सारे कोर्सेज आधे से ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा शुरू हो जाएंगे जल्दी 2-1 महीने में, एंड देन आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी पढ़ने के लिए। सो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए भरपूर तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और बढ़िया मार्क्स लेके आइए, खुद भी प्राउड फील करिए, हमें भी करवाइए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।